मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मोहतरमा, मैंने कहा था ना कि आप यहाँ ना आएं। प्लीज क्या हम कुछ कर नहीं सकते हैं? माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। मेरे बेटे के लिए बहुत ज्यादा है। जेल की हालत नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, प्लीज कुछ करें। हमें फैसले की पाबंदी करना होगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज आप ये बात समझें। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि मुकदमे की तारीख पहले हो जाए? बात तो सुने, क्या ये बिल्कुल मुमकिन नहीं कि वो जेल से बाहर आकर अपने मुकदमे तक इंतजार कर मैंने ले? आपको कहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज रुकिए तो, और कुछ नहीं तो उनकी बैरक ही बदलवा दें प्लीज। ये जेल इंतजामिया का काम है, मेरा नहीं। अल्लाह हाफिज। काश हम कुछ कर सकते हैं। आए, तुम्हें किस गार्ड ने कहा था कि हम बीमार हैं? वो छोटे से कद का था, उसने मुझे रखी हुई थी। हाँ, वो ही होगा। वो उन सब में से सबसे ज्यादा बुरा है। मुझे शक है उसने ही हमें ये बैरक दी होगी। हम यहाँ अगर मर भी जाएं तो कोई नहीं आएगा। महसूस हो रही है। उफ, और मुझे ठंड लग रही है। मेरी आंखें भी खराब है। मेरा ख्याल है मुझे बुखार है। जरा चेक करना मेरा बुखार। ओए ओए, यहाँ पे क्या हो रहा है? जलील कमीना। ओए, तुम लोग किस किस्म की हरकतें कर रहे हो? हाँ, क्या बुखार है मुझे? मुझे कैसे पता होगा ये? सलीम यशरान, अदवान यशरान, चलो हॉस्पिटल। आखिर बुला ही लिया। तो आज हमारे बीमार कबूतर आखिर जा रहे हैं। बेचारे बच्चे, इनकी हालत तो देखो। बीमार कबूतर। देख के जाना बेटा, बाथरूम में ठंडा पानी नहीं आ रहा है, कहीं जल ना जाओ। ब्रोशर भी कुछ छपवा लेते हैं हम लोग अपने। सारे मोहल्ले में बांट देंगे, बाद में होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। अच्छा ख्याल है आपका। वैसे हमें पहले चूल्हा और ओवन वगैरह परचेज़ कर लेना चाहिए। फौरी तौर पर ये चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं ताकि हम अपना वक्त ज़ाया होने से बचा लें। कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी तो है मेरा। ठीक है, तो हम ये सब अपॉइंटमेंट के बाद कर लेंगे। हो सकता है कि हमें कुर्सियों और मेज़ें खरीदने भी जाना पड़े। ठीक है, देखते हैं, चले जाएंगे। अरे ये तो कादिर साहब की गाड़ी है, वो आए हुए हैं। सब कुछ ठीक तो होगा ना? खुश आमदीद। देखो मिस्टर कादिर आए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। शुक्रिया मिस मरियम। कोई बात हुई है क्या? मैंने जो कुछ भी सुना है वो खुशगवार नहीं था। क्या बात हो गई है? करीम, मैं समझता था कि तुम मुझे सब कुछ बताओगे, कुछ नहीं छुपाओगे मुझसे। मुझे यकीन था कि तुमने मुझे सारी तफसीलात बताई हैं। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं छुपाया आपसे। करीम, तुम 6 महीने पहले, यानी इस हादसे के 3 महीने बाद, तुम यशरांस और विराल के साथ किसी केस में जेल गए थे। तुमने इस केस के बारे में आखिर मुझे क्यों नहीं बताया था? खुश आमदीद। अपनी जिंदगी को यशरान की मुमलिकत में एंजॉय कर रहे हो? हाँ, ये कह सकते हैं। कम से कम मुझे कोई शिकायत नहीं। आओ बैठो। मैंने इसे इंजेक्शन लगा दिया है। साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। 500 रुपये काफ़ी होंगे। नहीं, मर्जी है तुम्हारी। फिर चलो ठीक है।
तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। तुम अपना काम करो। ये लो जल्दी बात करो। किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया अदवान, होगा। बकवास मत करो। घर खूबसूरत है, थोड़े से वक्त में कितनी तब्दीली आई है। वो तो है। मैं हैरान हूँ कि यशरान अपने मजदूरों पर इतने मेहरबान कैसे हो गए। बस अपने काम से काम रखता हूँ। पता नहीं किसका नंबर है, खैर रहने दो। ये अननोन नंबर है, मेरे ख्याल से नहीं उठाएगी। तो उसे एक मैसेज कर दो, वक्त जाया नहीं करो तुम। कॉफी? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं हालात से मायूस हूँ मुस्तफा। तो तुम मेरी इज्जत करने आई हो यहाँ पर? मुझे जलील करोगी और चले जाओगी? तुम फातिमा गुल की तरफ हो गए, मैं समझी थी। वो सच बोल रही है मुस्तफा। वैसे तुम उसके खिलाफ क्यों हो? तुम आखिर प्रोसिक्यूटर से झूठ क्यों बोलना चाह रहे हो? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? मुख्तसर बात करो और बताओ कि क्या चाहती हो मुझसे। मैं मुजरिमों को सजा दिलाना चाहती हूँ। तो मुझे सब बताओ जो तुम जानती हो। उफ हो, उसे तुम छोड़ भी दो भाई। जल्दी फोन वापस करो। ओ मरेंगे। इंजेक्शन लगा दिया तुमने? हाँ लगा दिए सर। कल आपको फिर आना होगा, याद से। आपका शुक्रिया। जा सकते हैं आप लोग। सब ठीक है? जी ठीक है। चलो फिर। मिलता मुझे मिलने आएगी या नहीं? उसका सोचना छोड़ भी दो तुम। बुराल जो मुझे बताने वाला था वो मेरे लिए बहुत अहम था। मेरे जहन में जो सवाल थे वो मुझे उनका जवाब देने वाला था। तुमने उस रात कुछ नहीं किया, मैंने सब देखा था। उसने फोन पे हर चीज का एतराफ कर लिया था, मगर वो नशे में था। मैं सिर्फ अपने यकीन के लिए वहां गया था। वो लड़की बेहोश हो गई थी, तुम सिर्फ उसके पास खड़े हुए थे। फिर हम लोग समंदर में चले गए। तुमने उस रात उसको छुआ तक नहीं था, मैं कसम खा के कहता हूँ। फिर बाकी दोनों भी वहां पे आ गए। बुराल ने उन दोनों को भी सच बता दिया। उसने कहा कि वो ये सब कुछ पुलिस को बता देगा, और फिर उनकी आपस में बहस हो गई। बुराल बहुत नशे में था। उसने गाड़ी चलाने की कोशिश की और उसको रोकने के लिए मैं भी गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद हमें पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने बुराल की हालत देखी और हम सबकी तलाशी ली, और जब उन्हें ड्रग्स मिली तो वो हम सबको ले गए। मैंने सुन ली तुम्हारी कहानी। यही सच है कादिर भाई। ये जो भी है वो इसे जरूर घुमाने की कोशिश करेंगे, मुझे यही लगता है। ये तुम्हारे बयान में लिखा है कि मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, वो बहुत डिप्रेस था, उसे मेरी जरूरत थी। ये तुम्हारे ही अल्फाज हैं करीम, जो तुम्हारे बयान में लिखे हुए हैं, और ये इस बात का सबूत है कि तुम हादसे के बाद भी उनसे मिलते रहे हो, और ये सब मुकदमे के फाइल में शामिल है। तो फिर अब क्या होगा? ये मैं नहीं जानता। मैं और उमर इस बात को मुस्तरद करने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लेता, और ये मामलात हमें वकील इस्तिगासा को भी बताने चाहिए थे। अब क्या होगा? क्या वो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे? देखो, तुम अच्छी तरह सोच समझ कर मुझे जवाब दो। उस दिन के बाद तुम्हारी उनसे कोई मुलाकात हुई है जिसे वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें? जी हाँ, मैं अदवान के घर भी गया था उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन वहां मुझे मुस्तफा मिल गया। ये तो और भी बुरा है। वहां लगे हुए कैमरे में तुम्हारी तस्वीर जरूर आई होगी। फातिमा गुल, मैं सच बता रहा हूँ। मैं बुराल से इसलिए मिला कि मुझे सच जानना था। भरोसा करो। भरोसा करो, भरोसा करो, बहुत हो गया। जब मुझे यकीन हो गया था तो मैंने आकर तुम्हें भी बताया था। हमेशा कोई नई बात, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, और अब ये बयान, ये सबूत, तुम हमेशा मेरी उम्मीदें तोड़ देते हो।
मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब बातों से। अब इस बयान से कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें देख लेना। खुदा के लिए अब कुछ मत कहना तुम मुझसे। भरोसा करो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया था ये सब कुछ? और क्या क्या छुपाया तुमने मुझसे? कोई और चीज तुमने मुझसे छुपाई हो, बोलो। और कितनी दफा मिले थे तुम उन लोगों से? बाहर जाने में भी वो तुम्हारी मदद कर रहे थे ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूं, मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हारे पास हर चीज का जवाब है, सिवाय इसके कि तुम इनके शोफर से इतने अहम आदमी कैसे हो गए। तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने तुम्हें चुप क्यों करवा दिया? क्या उन्होंने तुम्हें रुपया पैसा नहीं दिया? इसका क्या जवाब है? मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। वो तुम्हें ये सब चीजें कैसे दे सकते थे? तुम इन सब चीजों के हकदार कैसे बने, बताओ मुझे। वो लोग मुझे सब कुछ देते हैं जो मेरा हक है। तुमने इनकी जिंदगी तबाह कर दी, और मेरी भी। जो तुम जानती हो वो उनको बता दो। तुम सब कुछ जानते थे फिर भी चुप रहे, पर मैं नहीं रहूंगी। कहा ना, बोल दो जाकर उनको। तुम नहीं समझते कि वो लड़की बुराई के खिलाफ लड़ रही है। हर कोई उस लड़की को परेशान कर रहा है, कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा। तुम भी इससे अपना फायदा निकालने की कोशिश कर रहे हो। तुम सिर्फ पैसों की खातिर उनकी तरफदारी कर रहे हो ना, बोलो। बड़ी शर्म की बात है, तुम्हें तो उसका साथ देना चाहिए था। उसकी तारीफ तुम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो। छोड़ो। सब कुछ जानते हुए भी तुम उनको फायदा पहुंचा रही हो। छोड़ो। सिर्फ पैसे की खातिर। तुम पहले ही दिन से सब कुछ जानती थी। जाने दो। हमारे शहर में ये सब कुछ अखबार में छपा था। जब तुम्हारा शौहर तुम्हारा मंगेतर था, उस पर रेप का इल्जाम लगा था। और तुम्हारी शादी वाले दिन मेलतम, तुम जब उससे शादी करने वाली थी, फातिमा गुल ने सब कुछ सच बताया था तुमको। मुझे जाने दो। तुम उस दिन खामोश रही थी। क्योंकि तुम यशान फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी मेलतम। हाँ, तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा था। क्या फर्क है तुम में और मुझ में? तुम क्या कर रहे हो? जिंदगी में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। सब कुछ हो सकता है। हाँ, सब कुछ।
तुम हमारी दुकान के मेज़ों के कपड़े सी दिया करो। क्योंकि तुम्हारा हाथ इस चीज में बहुत अच्छा है और इससे थोड़े बहुत पैसे भी बन जाएंगे तुम्हारे लिए। इस तरह तुम बोर भी नहीं होगी और फारिग वक्त में एक अच्छी रकम भी बन जाएगी। हेलो, क्या मैं मिस्टर स्वाले से बात कर सकती हूँ? साले साहब यहाँ पे नहीं है, आज वो दफ्तर नहीं आए। अच्छा, कब तक आएंगे? इस बारे में कुछ ठीक से कह नहीं सकता, हो सकता है कि अगले कुछ दिन तक ना आए। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं शुक्रिया, मैं बाद में बात कर लूंगी। मरियम आपा ने बयाना तो दे दिया है ना, अब हमें अपने पैसों से चूल्हा और बाकी सामान ले लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। हम थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें भी खरीद लेते हैं अपनी दुकान के लिए। ये तुम क्या बातें कर रहे हो राइमी? रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं मुकद्दस, रेस्टोरेंट के बारे में। फातिमा गुल मुझे बता रही थी क्या जरूरी है क्या नहीं। अच्छा, तो मुझे ये भी बता दो कि ये सब खरीदने में कौन से पैसे इस्तेमाल करोगी तुम? जितना भी हम खरीद के डाल सके। काम तो इनका है, हम अपने पैसे क्यों लगाएं उसमें? लेकिन वो दुकान तो हमारी है। मैं कही देती हूँ, एक पैसा नहीं दूंगी मैं। मुझसे किसी भी किस्म की कोई तवक्को नहीं रखना तुम सब। अपने पैसे अपने पास रखो और चीखना बंद करो। तुम जैसे नाशुक्रे लोगों की कोई मदद नहीं करूंगी। खामोश हो जाओ मुकद्दस, खामोश। जो मैंने किया वो सबकी भलाई के लिए किया था, मगर किसी ने मेरी कोई कदर नहीं की। मुकद्दस की किसी को जरूरत नहीं, वो तो एक बुरी औरत है ना। हाँ, जब पैसे चाहिए हो तो मेरी तरफ देखो, मैं कोई पागल नहीं हूँ। क्या गलत कह रही हूँ? इतनी ज्यादती हुई मेरे साथ, इसलिए एक पैसे नहीं मिलेगा किसी को भी। हमें कोई जरूरत भी नहीं है तुम्हारे पैसों की। मरियम आपा आप छोड़ें, इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है हमें। तुम्हें क्या मिलता है मुझे शर्मिंदा करके? ये गलत है। तो तुम अपने पैसे क्यों नहीं इस्तेमाल करती? वो मेरे पैसे नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं उन पैसों में से 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगी अपनी जात पर। तो फिर क्या अचार डालोगी उनका? बांट दूंगी मैं उन पैसों को खैरात में। हाँ, मैं काफी अरसे से यही सोच रही थी कि इन पैसों को उन लोगों में बांट दूंगी जो मेरी तरह हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। वाह वाह वाह। मैं एक इदारा बनाऊंगी और दूसरे फलाही इदारों की भी मदद करूंगी जो इस तरह के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं उन कमीनों का पैसा उन कमीनों के खिलाफ ही इस्तेमाल करूंगी। आफरीन फातिमा गुल, बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरी बात सुनो, हमें तुम्हारे पैसों से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, समझ गई तुम? और आज के बाद मैं इस घर में पैसों के बारे में कोई बहस बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैल्तम, कहाँ चली गई थी तुम? बाहर गई थी मैं। क्या हुआ? तुम्हारे डैड आ गए हैं? फोन भी नहीं उठा रही थी तुम अपना? वेलकम डैड, मैं चेंज करके आती हूँ। हमारी दुनिया खत्म हो रही है। तुम ना सिर्फ फोन उठा रही हो बल्कि बाप की तरफ देखने की जहमत भी गवारा नहीं तुम्हें। सब खत्म हो गया डैड, मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत परेशान हूँ। मैंने बयान दे दिया है, नॉमिनेशन भी वापस ले लिया है। मेरे ख्याल में तुम्हारी जिंदगी में अब कोई रुकावट नहीं है। अब जो तुम करना चाहो कर सकती हो। अब तुम्हें किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं। अब अगर तुम चाहो तो जाकर तलाक का मुकदमा कर सकती हो। मैंने फैसला किया है कि थोड़ा और इंतजार कर लूं। मैंने भी अशरान से हिसाब करना है। तुम्हें उनसे नहीं मुझसे मसला है मेल्तम। हर वो चीज जो मैं तुमसे कहता हूँ तुम उसके उलट करती हो। मियाँ आराम से, प्लीज आराम से। तुम देख रही हो वो किस तरह खेल रही है हमसे।
खुशामदीद मैडम। अंदर कौन है? रिशाद सर। उन्होंने कहा कि वो इन बेबुनियाद खबरों की वजह से अपनी पार्टी को मजीद कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वो अपने कागजात नामजदगी अपनी मर्जी और खुशी से वापस ले रहे हैं, खाली होने वाली इस सीट पर। ये बात वो अपने होने वाले सब कुछ खत्म। इस्तीफा दे दिया उसने क्या? अब हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं। मेरी कंपनी और मेरे प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल तबाह हो गया। ये सब कुछ सलीम की वजह से हुआ। मेरा नाम, मेरा कैरियर, मेरी शोहरत, ये सब कुछ तबाह हो गया। लोग हमें घूर रहे हैं। मैंने इस शर्मनाक वाक़े के बाद बहुत कोशिश की, मगर कुछ ना बना। हत्ता कि तुम्हारा भाई मुनीर भाई, वो भी मुझे शक की नजर से देखता है। उसे भी यकीन नहीं है कि हम मुकदमा जीत लेंगे। सलीम बहुत बुरे हालात में है। उसे जहन्नुम में जाने दो। उसने मुझे बहुत तंग किया है। मैं अब उनके खिलाफ पुलिस में जाकर सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। समझी तुम? रिशाद, मैं कसम खाता हूं कि मैं अदालत में जाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहूंगा कि ये सब कुछ इन्होंने किया है। रिशाद, खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को बचा लो। मैं सोचता था कि उस लड़की का तुम्हें अफसोस हुआ होगा, लेकिन तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे बचा लो रिशाद, उसको निकलवाओ वहां से। उसकी हालत, उनको बार बार सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने भी बहुत गलत किया है। निकलवाओ। बोलो मेलतम। हेलो। हेलो। मुझे तुम्हारे वालिद के फैसले का बहुत दुख हुआ है। मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत जल्दी की। मैं सलीम से मिलना चाहती हूँ। हाँ, क्या ऐसा मुमकिन है? हो सकता है, मगर काफी दिन हुए हैं मैं उससे नहीं मिली। मेरी बहन के जाने के बाद से काफी मुश्किल हो गया है। जेल इंतजामिया बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अलावा उनसे जाकर कोई और मिले। प्लीज उससे एक बार मिलवा दें। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोशिश करता हूँ। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ठीक है, मैं बहुत जल्द तुम्हें फोन करूंगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। सलीम की बीवी, वो भी समझ चुकी है कि हम जीत जाएंगे। जो कुछ तुम्हें बताया गया है जहन में बैठा लेना। ठीक है। 16 जून तक अपने आप को घर तक महदूद रखना। ओके। शहर छोड़कर कहीं ना जाना, समझ गई तुम? और मुखालिफों से तुम दूर ही रहना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। समझ गई तुम? समझ गई। शाबाश। अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं।
बिल्कुल, ये ठीक है। एक एनजीओ है, आपा आप देखें। मोर चाहती वुमेन्स शेल्टर फाउंडेशन। और यहाँ इनका नंबर भी दिया हुआ है। मैं कल सुबह इनको फ़ोन करूंगी और अपने सारे पैसे यहीं दे दूंगी। ठीक है, उनका नंबर लिख लेते हैं अपने पास। 0212। चलो लिख लिया मैंने। दूसरों की मदद करने का शौक उठा है, जैसे खुद को तो बचा लिया हो उसने। मैं इन लोगों की मदद उसी पैसे से करूंगी जिस पैसे ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया था, और यही पैसा इन लोगों की आवाज उठाने में मदद करेगा। जो दिल चाहे करो मेरी बला से। फातिमा गुल, फोन आ रहा है। करीम, ये ऑस्ट्रेलिया से फोन आ रहा है, कोई अनजान नंबर है। तो आप फोन उठाएं। मैं किस तरह बात करूंगी उनसे? अच्छा तो फोन तो उठाएं आप। तो क्या बात करूंगी मैं उनसे? जो सब कुछ बताया था कह दे। हेलो, मैं मुकद्दस खानम नहीं हूं, मैं मरियम हूं। लाए इधर दे मुझे आप। हेलो फारितन साहब, मैं करीम बात कर रहा हूं। देखिए हमारे दरमियान सरनेम के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं है। मेरी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है, तो आप भी मुझसे राब्ता करना छोड़ दें और खत लिखना बंद कर दें, ओके? और मुझसे मिलने कभी मत आइएगा, कभी भी नहीं। मेरा बाप मेरी माँ से पहले ही मर चुका था, सुन लिया आपने? मेरा बाप उस दिन ही मर गया था जिस दिन हमें वो बेआसरा छोड़ के चला गया था। मैं अपनी माँ से अब कभी नहीं मिल सकता और मैं आपसे भी कभी नहीं मिलना चाहता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा तंग नहीं करेंगे हमें। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरी बात समझो, मेरे पास कभी मत आना तुम। मैंने कई बार ये बोला, लेकिन कोई असर ही नहीं होता। तुम समझती हो तुम्हारी कोई बात संजीदगी से नहीं लेता। सबने अपनी ही मर्जी की। उन्होंने मुझसे वो करवाया जो वो चाहते थे, और जबरदस्ती उन चीजों की तरफ मेरा रुख मोड़ दिया जिन्हें मैं नहीं चाहती थी। करीम अपने बाप को माफ करने को तैयार ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि वो समझ जाए, कहा उसे कि उन्हें माफ कर दो, लेकिन उसने तो फोन पे भी उनसे बात नहीं की। खुद ही बोलता रहा और उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया। जानबूझ के किया उसने ताकि वो कुछ कह ही ना सके। करीम से नाराज हो तुम? हाँ, मैं नाराज हूं। मुझे गुस्सा है कि उसने इतने तजाद पैदा कर दिए हैं हमारे अंदर। वो चाहता है कि मैं उस पर भरोसा करूं। वो कहता है कि आने वाला अच्छा वक्त हर बुरी बात को भुला देगा। मैं भी उस पर भरोसा करना चाहती हूँ, मगर फिर मुझे कोई चीज पता चलती है, कोई ऐसी बात जो उसने अब तक मुझसे छुपा के रखी, और फिर उसके किए हुए हर अच्छे काम पर पानी फिर जाता है। एतमाद बहुत अहम है। किसी पर भरोसा करना किसी से प्यार करने से ज्यादा जरूरी होता है। जिंदगी में खुशगवार और पुरसुकून वक्त गुजारने के लिए और बुरे दिन भुलाने के लिए भरोसा बहुत जरूरी होता है। उस फलाही इदारे की वेबसाइट पर एक बहुत खूबसूरत इबारत दर्ज है। वो ये कि हर इंसान के अंदर उसका माजी किसी बंद किताब की तरह होता है। उस किताब का हर सफ़ा उसे ज़ुबानी याद होता है, और उसके दोस्त सिर्फ उस किताब का नाम जानते हैं। किसी बहुत मशहूर राइटर के अल्फाज हैं ये, बहुत खूबसूरत। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो इस जुल्म का शिकार हुई हैं। मेरी तरह और कितने लोगों के दुश्मन होंगे। बहुत बड़ी बदकिस्मती है ये। और उनका क्या कि जिनके दुश्मन खुद उनके घर में रहते होंगे।
पता नहीं कौन खुश नसीब हैं जो सुकून से जीते हैं। मैंने तमाम पैसे दे दिए हैं उन्हें, हो सकता है बाद में वो एनजीओ ज्वाइन कर लूं। इस मुकदमे के ख़त्म होने तक मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। हमारा रेस्टोरेंट भी तैयार हो गया है, मैं वहाँ भी काम करूँगी, जबकि हमने उसका नाम नहीं रखा अभी कुछ भी, मगर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पे हम सबके साइन हुए हैं। ये बहुत अहम कदम है मेरे लिए। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। ये जगह हम सबकी है।